युद्ध यानी कि लड़ाई दो मुल्कों के बीच में हो या फिर हमारे अंतरात्मा में चलने वाला संघर्ष, हमेशा जो बलवान हो वही विजयी हुआ हो। इतिहास में इसका हमेशा से उदाहरण नहीं मिलता है। कभी कभी सही रणनीति और बुद्धि का सही उपयोग करके एक कमजोर व्यक्ति भी बलवान को चित करता हुआ देखा गया है। तो शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावशाली हमारी मानसिक शक्ति, हमारा उत्साह और हमारी स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति होती है। अगर हम अपने बलवान दुश्मन को मानसिक दबाव में ला पाएं और सही रणनीति का निर्माण कर लें तो हमारी जो जीत होती है वो पक्की होती है। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि संख्या बल पर हमेशा से बुद्धि बल भारी रहा है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही इस दुनिया में सारे युद्ध अब तक जीते गए हैं और आगे भी जीते जाएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज 19 जून है। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर से। अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, डिग्री कॉलेज में एज ए टीचर अपना करियर संवारना चाहते हैं तो तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्दी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। हालांकि इन पदों पर विज्ञापन जारी होने के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी जो हैं वो प्रतीक्षारत हैं, लेकिन अब जबकि ये निश्चित हो गया है कि सरकार के द्वारा मंजूरी मिल गई है और अब निदेशालय इसे कमीशन के पास भेज देगा, हायर एजुकेशन कमीशन के पास, और उसके बाद विज्ञापन जारी हो ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों, डिग्री कॉलेज में शिक्षक बनना यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना इतना आसान तो नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को अभी से रणनीति बना के अपनी स्टडी को स्टार्ट करना होगा। आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होता है उसमें करंट अफेयर्स के साथ आपका जो सब्जेक्ट होता है दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 1/3 जो पोर्शन होता है वो करंट अफेयर्स का ही होता है, इसलिए करंट अफेयर्स को आप लोग प्रतिदिन वॉच करिए। कोई भी करंट अफेयर्स आपसे छूटना नहीं चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 3900 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कवायद तेज कर दी है। मामले में निदेशालय ने शासन से आए पत्र का जवाब भी भेज दिया है। साथ ही 2 क्षेत्रीय कार्यालयों से रिक्त पदों की सूची भी मांग ली गई है। क्षेत्रीय कार्यालयों से सूची आने और शासन से हरी झंडी मिलने के बाद निदेशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा समय आपको लगेगा, अभी 1-2 महीने का समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि अगर आपको एक जॉब लेनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो तैयारी तो आपको अभी से स्टार्ट करनी होगी। लास्ट डेज में जब आप तैयारी को शुरू करते हैं तो आपकी सफलता 50-50 होती है, लेकिन अगर आपकी तैयारी आज से शुरू हो तो आपकी सफलता का जो परसेंट है वो 100% होता है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आप इस बार सफल होंगे या फिर अगली वैकेंसी का इंतजार करके इसे भी गंवाना है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि कुल 3900 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने पदों की सूची शासन को भेज दी थी और भर्ती शुरू करने की अनुमति मांगी थी। शासन की ओर से निदेशालय को पत्र जारी कर पूछा गया था कि क्या इससे पहले भी निदेशालय ने किसी अन्य भर्ती के लिए शासन से मंजूरी मांगी थी। निदेशालय ने इस पत्र का जवाब शासन को भेज दिया है। मतलब ये कि ये भर्ती बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। और पूर्व में जिन क्षेत्रीय कार्यालयों ने निदेशालय को रिक्त पदों की सूची भेजी थी उनमें वाराणसी और आगरा क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भेजी गई सूची निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। अब निदेशालय की ओर से इन दोनों क्षेत्रीय कार्यालयों को भी पत्र भेजकर निर्धारित प्रारूप में पदों की सूचना मांगी गई है। तो फिलहाल इस खबर की का निचोड़ यही है कि आपको तैयारी में लगना चाहिए। और एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या भी नेट की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो मेहनत से शामिल हो जाइए और एक शानदार कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जो लोग समाजशास्त्र विषय के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत, तो उनके लिए भी रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट में मामला गया था और हाई कोर्ट ने याची अभ्यर्थियों को इंटरव्यू कराकर निर्धारित समय में परिणाम घोषित करने का आदेश भी दे दिया है। मामले पर समाजशास्त्र के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जाकर ज्ञापन दिया और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरी करने की मांग की है। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि विज्ञापन संख्या 47 में समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थी हैं। अब हाई कोर्ट के आदेश पर इनका इंटरव्यू होगा और इनकी नियुक्ति के लिए आगे का जो मार्ग होगा वो खुल जाएगा। और बीएड राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रवेश परीक्षा पहले अप्रैल में होनी थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये प्रवेश परीक्षा रुक गई और अब ये जो परीक्षा होनी है वो जुलाई में संभव है।
हालांकि जुलाई में संभव नहीं है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग 30 जून के बाद जितने भी लॉकडाउन थे वो लगभग हटा लिए जाएंगे। वर्तमान में जो संकेत मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अब लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार, वो इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये बीमारी अब अनिश्चित काल तक रहने वाली है और अनिश्चित काल के लिए सब कुछ रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में यही निर्णय लिया गया है कि सावधानी के साथ आगे बढ़ा जाए, लॉकडाउन को ओपन किया जाए और जो विशेष इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अनुदेश हैं, उसके आधार पर लोगों को बीमारियों से बचाते हुए आगे बढ़ा जाए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग ये अपरिहार्य है, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी भी, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी और आप लोगों में से बहुत सारे लोग भी इस नियम को नहीं मानते हैं और ये एक दुख भरी बात है। और यही वजह है कि आज भारत तेजी से दुनिया में सबसे संक्रमित देशों की सूची में आ गया है और ये आंकड़ा 3.5 लाख से ऊपर निकलकर लगभग 3.25 लाख तक पहुंचने वाला है। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे पढ़े लिखे युवा भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते हैं। और बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में, तो इसकी प्रवेश परीक्षा जुलाई में किसी भी दिन हो सकती है, जिसके बारे में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कह दिया है। और इसके बाद ये परीक्षा अब होने की संभावना बढ़ गई है, इसलिए आप सभी लोग इस परीक्षा की तैयारी में भी लग जाएं। और आपदा काल में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करेगी सरकार, यानी कि फीस, जो निजी कॉलेज अपनी फीस स्वयं नियंत्रित करते थे कि कितनी फीस लेनी है, अब उस फीस को सरकार कंट्रोल करेगी। और जो स्कूल हैं वो ऐसा नहीं होगा कि मनमाने जो फीस लेंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश स्व वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क विनियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन ने मंजूरी दे दी है। यह संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि अधिनियम 2018 में फीस तय करने का अधिकार निजी स्कूलों के पास था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में राज्य सरकार ने इस सत्र में फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी थी और उसके बाद ये जो मामला है वो सामने है। अधिनियम में इसका प्रावधान न होने के कारण निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। तो अब ये संशोधन हो गया है, यानी कि अब स्कूलों पर जो फीस है उसका पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में आ गया है। तो ये एक अच्छी बात है सभी अभिभावकों के लिए। और हाई कोर्ट ने पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को काउंसलिंग में शामिल करने का दिया आदेश, कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग में रोका जा सके। मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती का, जिसमें 68,500 के जो चयनित हैं वो लोग भी इसमें कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट हैं और वो लोग भी काउंसलिंग करवा के अपने मनपसंद ज़िले में वापस आना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब कि जिला जो है बदलने का कोई विकल्प इसमें फिर नहीं होता है, ये पहले ही सिग्नेचर करवा लिया जाता है आप सभी लोगों से। तो इसमें यही न्यूज़ आ रही है कि अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे काउंसलिंग को रोका जा सके, यानी कि ऐसे शिक्षक जो पहले से ही शिक्षक हैं अगर वो चाहें तो 69,000 की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि 69,000 के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार इस बात के लिए प्रेयर कर रहे थे, विनय कर रहे थे कि जो लोग पहले से जॉब में हैं वो लोग ना आएँ, ताकि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में सीटें बचें और अधिक से अधिक लोग नौकरी को प्राप्त कर सकें। जिनके पास जॉब है भाई ठीक है, दूर ही सही, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है उनसे तो वो बेहतर ही स्थिति में है। बहुत सारे हमारे युवा हैं जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, मेरिट भी कम है, तो अगर ऐसे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो ऐसे हमारे जो भाई हैं उनको जॉब मिल जाती। लेकिन फिर भी फिलहाल कर भी क्या सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनको एनओसी नहीं दी गई, सरकार ने भी इसमें 69,000 के अभ्यर्थियों की हेल्प की थी और जो शिक्षक थे पहले से उनको एनओसी नहीं दी गई थी, तो मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसके द्वारा हम जो पूर्व में अध्यापक हैं उनको एनओसी देने से मना कर सकें। तो फिलहाल अब निश्चित रूप से जो मेरिट है वो सेकंड राउंड में नीचे गिरने की उम्मीद नहीं। फिलहाल बात सेकंड राउंड काउंसलिंग की नहीं है, आप समझ ही रहे हैं कि रोज़ नई नई याचिकाएं इसमें दायर हो रही हैं और एक नई याचिका दायर हो गई फिर से। सीबीआई जांच और परीक्षा निरस्त कराने को याचिका भी इलाहाबाद की हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में दाखिल कर दी गई है। याचिका 2 अभ्यर्थियों अजय कुमार ओझा और उदय भान चौधरी ने दायर की है। याचिकागण की अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी को परीक्षा होने के बाद इसके पेपर लीक होने के संबंध में अनेक मुकदमे हुए हैं और परीक्षा के दिन ही पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ ने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया था। तो याचिका में परीक्षा निरस्त कराने और एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर जांच सीबीआई से कराए जाने की प्रार्थना की गई है। इस पर आज सुनवाई भी हो सकती है, यानी कि शुक्रवार को आज सुनवाई
होगी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल और भी एक अजीब खबर है, अजीब ही कहिए कि बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन का निर्देश मिल गया है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी में स्क्रूटनी के बाद अंक बढ़ गया था, तो उनके जो प्राप्तांक पूर्णांक हैं उसमें संशोधन के लिए हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों के आवेदन करने के बाद स्क्रूटनी में बीटीसी के अंक बढ़ जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद को उसके अनुरूप आवेदन में संशोधन करने पर विचार कर निर्णय लेने को कहा है। यह आदेश नहीं है, इस पर विचार कर निर्णय लेने की बात कही गई है। यानी कि ऐसे भी जो बीटीसी के कैंडिडेट हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और 69,000 फर्जीवाड़े में जो मुख्य आरोपी हैं उनके लिए अभी फिलहाल भदोही में छापा पड़ा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। एसटीएफ की दोबारा कार्रवाई से एक बार भदोही में खलबली मची है। एसटीएफ चंद्रमा यादव और मायापति की तलाश में प्रतापगढ़ और भदोही में पहले भी छापेमारी कर चुकी है। वहाँ से कुछ लोगों को शक के आधार पर पकड़कर पूछताछ की गई, लेकिन मायापति और चंद्रमा का पता नहीं चला है। दोनों ही एसटीएफ के लिए चुनौती बने हुए हैं। 69,000 के सहायक शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े में प्रतापगढ़ के कई अभ्यर्थियों की सूचना पर एसटीएफ कार्रवाई कर रही है। तो ये थी पूरी अपडेट और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनामिकाओं का दौर जो है वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। अनामिका के नाम पर नौकरी करने वाली रीना भी निकल कर आई फर्जी। निवास प्रमाण पत्र से मिला था नाम, जांच में गलत। एक्चुअली में अगर आपको लगता होगा कि इसमें सिर्फ एक लड़की अनामिका इतना खेल कर गई, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें तो उन लोगों को भी पकड़ा जाना चाहिए जो लोग इस भर्ती में शामिल रहे हैं, और इसके लिए उन्हें कठोरतम दंड मिलना चाहिए। हमारे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं जो लगातार दिन रात परिश्रम करते हैं। 1-2 अंकों से उनको जॉब नहीं मिल जाती है, क्योंकि लगभग 10% तो मान ही सकते हैं, 10% नहीं तो कुछ और भी कम मानिए, लेकिन सीटों पर कब्जा ये अवैध तरीके से लोग कर लेते हैं। तो जो लोग परिश्रम करते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। इसलिए ऐसे लोगों को तो फिलहाल एग्जाम्पल बनाना चाहिए, ताकि आगे चलकर इस प्रकार की हरकत करने की कोशिश भी कोई ना करे। अनामिका शुक्ला के नाम से सोराव के कस्तूरबा विद्यालय में नौकरी करने वाली रीना सिंह भी फर्जी निकली हैं। जांच में पता चला कि निवास प्रमाण पत्र में मिला यह नाम भी गलत है। दूसरे के दस्तावेजों पर नौकरी करने वाली युवती कोई और है जो कानपुर की रहने वाली है, और उसकी भी तलाश शुरू हो गई है। तो फिलहाल देखिए, सरगना के ने उपलब्ध कराए थे दस्तावेज, यानी कि यह जो पूरा मैटर है उसमें पुष्पेंद्र को अनामिका शुक्ला के दस्तावेज उसके साथी हरदोई बीएससी कार्यालय के लिपिक रामनाथ ने उपलब्ध कराए। रामनाथ को यह दस्तावेज जौनपुर में जिला समन्वयक अधिकारी आनंद सिंह ने दिए थे। बता दें कि पुष्पेंद्र समेत तीनों आरोपियों को एसटीएफ गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। और 69,000 उत्तरमाला प्रकरण में हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी अमिता त्रिपाठी व अन्य का एसएलपी नंबर मिल गया है। यानी कि जो डबल बेंच में डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है। तो सरकार को जो छूट मिली है डबल बेंच से कि वो चाहे तो जो रिजर्व, मतलब सरकार ने तो डबल बेंच से तो यही आदेश आया था कि सरकार जो है भर्ती पर आगे बढ़ सकती है। स्थगन आदेश जो कि सिंगल बेंच के द्वारा था उसको हटा लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो शिक्षा मित्रों के लिए 37,000 समथिंग पदों को रिजर्व करने का आदेश आया था, सरकार ने उस पर मॉडिफिकेशन याचिका दायर की है कि अगर भर्ती आगे बढ़ाई जाए तो सभी 67,867 पदों पर भर्ती आगे बढ़ाई जाए। लेकिन यहाँ पर न्यूज़ यही निकल के आ रही है फ्रेंड्स कि अभी इस मैटर पर जो लिस्ट है वो मॉडिफिकेशन अपील की वो आज यानी कि 19 जून को भी लिस्टेड नहीं है, तो आज भी इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है। और इसी क्रम में आपको बता दें कि अगर आप यूपी बीएड संस्कृत परीक्षा के कैंडिडेट हैं तो आज यानी कि शुक्रवार तक केंद्र बदलने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और राज्य प्रवेश परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया है कि अभ्यर्थी जो हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि परीक्षा आपकी अब बहुत निकट आ गई है। तो ये थे आज के सारे अपडेट्स। और फ्रेंड्स, मैं लगातार आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे अच्छा जो स्टडी मटेरियल हो खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और लेखपाल भर्ती के लिए वो प्रोवाइड करवाए जाएँ। इसके लिए कंबाइंड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ जो कि यूपी पीएससी टेस्ट सीरीज के नाम से है। ठीक है, तो उसको आप लोग बिल्कुल वॉच किया करें। कोई भी परीक्षा हो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा में हो या फिर पीसीएस की परीक्षा में हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा आप दे रहे हैं। एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के लिए भी ये सारी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसलिए प्रतिदिन कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही डीप में डिस्कस किए जाते हैं मैप के साथ, पूरे ग्राफिक्स के साथ, उसको आप लोग देखा करें। अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए, क्योंकि अगर आप काबिल हुए तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। और फिलहाल फ्रेंड्स चलते चलते बात कर लेते हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सीटेट की परीक्षा ये 5 जुलाई को होनी है। इस पर अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि परीक्षा नहीं होगी। और जिस प्रकार के हालात दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि आगे चलकर बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो भी कराए जाने के बारे में बात की जा रही है। 30 जून के बाद यूनिवर्सिटी भी चाहें तो अपनी परीक्षाएं करा रही हैं। इस पर भी इस प्रकार के भी मतलब आदेश आ रहे हैं। फिलहाल अभी इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। तो अभी सीटेट परीक्षा के टलने की कोई सूचना सीबीएसई के द्वारा भी नहीं दी गई है। और वहीं पर कुछ ऐसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं जो कि सीटेट के सेंटर थे और वो अब केंद्र बनने से मना कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब कि ये परीक्षा किस प्रकार से होगी और कब होगी, इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। कुछ स्कूल कॉलेज कह रहे हैं ठीक है, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एग्ज़ाम को करवा लेंगे। और कुछ स्कूल कॉलेज कह रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं हो पाएगा, उनको शिक्षक नहीं मिल रहे हैं ताकि जो है हम इस परीक्षा को करवा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी कुछ मुश्किलें सामने हैं। फिलहाल आज 19 जून हो गई है और अब मिला जुला के देखा जाए तो आपके पास 15 दिनों का समय है। एक सप्ताह के बाद ही मामला पूरी तरह से स्पष्ट होगा। पूरे देश में कोरोना के हालात ठीक नहीं हैं। बाहर निकलिए तो कम से कम निकलिए, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखिए, अपने और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ ये मान के चलिए कि जो भी व्यक्ति जिससे भी आप मिल रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, अननोन पर्सन से या फिर कल कोई नोन पर्सन है उससे हाथ मिलाने से बचिए। और अगर आप हाथ मिला रहे हैं तो उसके बाद हाथ को धोना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस समय अफवाहों का दौर भी है भारत और चीन के बीच युद्ध को लेकर। उसमें भी आपको जो है अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना है। गलत खबरों को सर्कुलेट मत करिए, जो सही खबरें हैं बस वहीं तक आप लोग रहिए। और दूसरी बात ये कि भारत एक है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।